दोस्तों लार्ज hadron कोलाइडर या सर्न, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लेबोरेटरी कहा जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रेन्स या फिर साइंटिस्ट हैं, उसकी आधी आबादी यानी 50% ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हमारे इस टाइम के आपको यहाँ जेनेवा स्विट्जरलैंड में इस पार्टिकल स्मैशर में मिल जाएंगे। बिग बैंग को डेली रोज सिमुलेट करने वाली मशीन है। यानी इस मशीन के द्वारा आप बिग बैंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। माइंड ब्लोइंग। पर लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल्स को आपस में टकरा कर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को ढूंढा जाता है। इवन गॉड पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जो कि एक ऐसी फील्ड के संकेत देता है जो मैटर को जन्म देती है। आपने सवाल बहुत बार सुना होगा कि ब्रह्मांड एक स्पेस है, खाली जगह है और उसमें कुछ एनर्जी है जो कि मैटर बन जाती है। यानी इस ब्रह्मांड में स्पेस और मैटर है। बट लोगों को हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले ये स्पेस कहाँ से आया और दूसरा ये मैटर कहाँ से आया। ये डिबेट सालों से चली आ रही है कि स्पेस क्या है और उसमें से मैटर कहाँ से प्रकट हो गया। तो इस मशीन में पहली बार साइंटिस्टों को ये पता चल गया वो एक हिग्स फील्ड है। उस फील्ड से जब भी कुछ इंटरेक्ट करता है तो फील्ड उसे मैटर का फॉर्म दे देती है, यानी उसमें मास आ जाता है। कंपेयर के लिए लाइट पार्टिकल फोटोन, जिसका मास 0 है। लाइट पार्टिकल भी एक ऐसी चीज है हमारे साथ जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है, वो मैटर भी नहीं है, वो दिखाई भी देती है और वो इस हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करती है। कितनी अजीब बात है। जब साइंटिस्टों ने इस पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का पता लगा लिया तो उन्होंने इसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया, क्योंकि यही तो है जो कि सब कुछ नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेकर आता है। यानी हिग्स फील्ड मैटर को फॉर्म करती है। यही मैटर के लिए गॉड की तरह है। आपको मालूम है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारा का सारा मैटर इसी हिग्स फील्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसी फील्ड से पैदा हुए हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया है। इस मशीन ने उसे दिखा दिया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। तो बाहर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से ये एक सॉल्व हो गई। बाकी बिग बैंग को कैसे दिखाता है, कैसे सिमुलेट करता है, उसके बारे में आगे मैं समझाऊंगा। बाय द वे, इस मशीन को माइक्रोस्कोप के सेक्टर में, जहां पर सारी दुनिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर जाकर रुक गई थी, इस LHC लार्ज hadron कोलाइडर ने प्रोटॉन के अंदर के सीन दिखा दिए। प्रोटॉन के अंदर क्या है, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फर्मियंस और बोसॉन्स। इस लेवल पर हमको उतार दिया और हमें अंदर ले जाकर बहुत सारी डिटेल दिखा दिया, जिससे फिजिक्स की एक नई फील्ड ही पैदा हो गई। इसे क्वांटम मैकेनिक्स का पार्टिकल फिजिक्स कहा जाता है। और ये पार्टिकल फिजिक्स की पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि जैसे पार्टिकल छोटा होने लगेगा आपके टूल्स की लिमिट खत्म हो जाएगी और अपनी लिमिट के मुताबिक हम उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। हमें एटम के अंदर अगर घुसना है कि वो खुद कैसे काम करता है तो हम उसे हीट कर सकते हैं, प्लाज्मा में बदल सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियस भी अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन को खोलकर ये देखा जाए कि उसके अंदर के प्रोटॉन में क्या है, तो कैसे बना है, तो ये हमारे टूल से, हमारे नॉर्मल टूल से इम्पॉसिबल हो जाता था। और इसके लिए हमें किसी ऐसे ही पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत थी, उन पार्टिकल्स को तोड़कर उनके अंदर की चीजें दिखा सके, उसके अंदर की डिब्रीज दिखा सके। और इस लार्ज hadron कोलाइडर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। यानी छोटे छोटे एटम्स के अंदर भी हम लोग झांकने लगे थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, मियॉन, टाउ, चार्म, न्यूट्रिनो, और इन सबका एंटी पार्टिकल भी है। बाकी ये सब मैटर के अंदर के पार्टिकल्स हैं। इन्हें फर्मियंस कहा जाता है। साइड में बोसॉन्स हैं कि यूनिवर्स में एग्जिस्टेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्मियंस को इनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है और बोसॉन्स को इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। अब देखिए, क्वांटम फिजिक्स के बेसिक को हमें अंडरस्टैंड करना है कि पूरे यूनिवर्स का कोर ही पार्टिकल्स ही है, क्योंकि बिग बैंग की जानकारी भी दे रहा है। तो हमें सारे पार्टिकल्स की डिटेल्स, इनकी वर्किंग्स सबको अंडरस्टैंड करना होगा। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये 27 किलोमीटर लॉन्ग सर्कल पाइप टाइप पाथ होता है, क्योंकि बहुत दूर तक 27 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कई स्टेजेस होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि 2 सुइयों को आपस में टकराओ, तो आपके लिए ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स हैं। इसे हम देख भी नहीं सकते, उससे कैसे टकराएंगे। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है और यहाँ पर भी सुपर कंडक्टर यूज किया जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल को बांध कर रखा जाता है, स्पीड दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये सोच रहे होंगे कि 27 किलोमीटर की दूरी ही क्यों, इसे इतने बड़े जगह की क्यों जरूरत है। देखिए, अगर रेडियस उसका कम होगा तो सारी एनर्जी सुपर कंडक्टर की बार बार पार्टिकल्स को मोड़ने में खर्च हो जाएगी
इससे पार्टिकल सही से टकरा भी नहीं पाएगा और जितनी ज़्यादा दूरी होगी मैग्नेट्स को उतनी ही कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, यानी बड़ा सर्कल कम एनर्जी। बाकी आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके का मैग्नेट है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड सुपर कंडक्टिव मैग्नेट रिसेंटली हवा में टंकर चलने वाली SC मैगलेव ट्रेन, पार्टिकल लेवल पर ले जाकर बॉडी की इमेजिंग करने वाली MRI मशीन और स्पेसिफिकली सुपर कंडक्टिव मैग्नेट पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, क्योंकि सबकी सब इसी सुपर कंडक्टर से ही पॉसिबल हो पाया है। यानी सुपर कंडक्टर मैग्नेट ने दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। हवा में टंकर चलने वाली ट्रेन और पार्टिकल लेवल पर इमेजिंग करने वाली टेक्नोलॉजी, माइंड ब्लोइंग। और यही सुपर कंडक्टर की वजह से लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भी पॉसिबल हो पाया है, तो आपको जरूर ही जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और इस पाइप से सारी हवा भी निकाल दी जाती है, यानी ये एक्सट्रीमली वैक्यूम है, जिसे इसे लगभग स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। एक सिलेंडर में कुछ हाइड्रोजन एटम्स को लिया जाता है और उसे पाइप की एक स्पेसिफिक बाहरी कक्षा में, जो कि स्टेज 1 है, उसके सोर्स चैम्बर में एक कंट्रोल रेट में हाइड्रोजन एटम को जमा किया जाता है। और इस चैम्बर में इतनी हीट और प्लाज्मा भरी होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। यानी हीट और प्लाज्मा की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं रिपेल करता है। दो इलेक्ट्रॉन को अगर एक पास लाया जाए तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमाइज होने के बजाय मैक्सिमाइज हो जाती है। नॉर्मली आपको पता होगी पार्टिकल्स सेम चार्जेस वालों को, यानी प्लस प्लस को रिजेक्ट करता है और माइनस को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस है तो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करेगा, उनके वेव पैकेट ओवरलैप होने लगेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता भी एक जैसी नहीं होती है। वहीं पे प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में उल्टा होता है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए आप देखोगे कि न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहरी कक्षा में है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में भी एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से हमेशा बाहरी कक्षा में टहलता रहता है और बहुत सारे प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और इसी वजह से प्रोटॉन की इस खूबी की वजह से प्रोटॉन को अंदर ही रखा जाता है पहले स्टेज में, और इलेक्ट्रॉन्स को चैम्बर से बाहर कर दिया जाता है, जिसमें चैम्बर में बचता है प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज। फिर से सुपर कंडक्टर एक्सीलरेट करना शुरू करता है। सेकेंड स्टेज में इन प्रोटॉन्स को 157 मीटर के सर्कल पाथ पर स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 स्पीड में गोल गोल घुमाया जाता है। पार्टिकल्स के एक्सेलरेटेड स्पीड को कंटिन्यूली बढ़ाने के लिए इन प्रोटॉन को रिपीटेडली सर्कुलेट किया जाता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि सबसे पहले इसका काम यह है कि इन प्रोटॉन्स को एक अलाइन में लेकर आना। तो इस स्टेज 2 में सारे प्रोटॉन्स को एक अलाइन में लेकर आ जाता है। इनकी स्पीड अभी बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट से, और इसी चैम्बर में इसकी स्पीड ऑफ लाइट की 91% तक पहुंचा दी जाती है। फिर आता है स्टेज 3 सिंक्ट्रॉन, जिसमें इन पार्टिकल्स को छोड़ा जाता है। 628 मीटर का सर्कल है। यहाँ पे इन प्रोटॉन्स को आपस में सिंक करके इनकी स्पीड को 99.99% तक पहुंचा दी जाती है। ये स्टेज 3 था। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन इस चैम्बर में इससे तेज नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे इन प्रोटॉन का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये हैवी हो गए हैं, और फिर इसे 7 किलोमीटर वाले सर्कल में छोड़ा जाता है, क्योंकि अभी भी रियल LHC नहीं है। ये स्टेज 4 है, जो कि एक सुपर प्रोटॉन सिंक्ट्रॉन है। इसमें बहुत ही अच्छे से इन प्रोटॉन्स को सिंक कर दिया जाता है और इसे फुल स्पीड में एक्सेलरेट किया जाता है। और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली स्टेज 5 में लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर 27 किलोमीटर वाला ये सर्कल, इनमें इन पार्टिकल्स को डिफरेंट साइड से छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 पाइप्स हैं, जिनमें प्रोटॉन फुल स्पीड में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। स्टेज 4 का ये सर्कल इन प्रोटॉन्स को 2 दिशाओं में दौड़ाता है, एक को लेफ्ट में तो दूसरे को राइट में। 27 किलोमीटर वाले LHC में प्रोटॉन ईच सेकेंड में 11,000 टाइम्स चक्कर काट ले रहे हैं। यानी आप इसका मतलब समझिए, 27 किलोमीटर के सर्कुलेटर पाथ में एक प्रोटॉन 1 सेकेंड में 11,000 बार चक्कर काट ले रहा है, लेकिन 99.99999% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जा रहा है। स्टेज 4 वाले चैम्बर में जहां पे इन प्रोटॉन्स का वेट 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया था, वो यहाँ पर स्टेज 5 में बढ़कर 713 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है इस वक्त, जो कि जब वो रेस्ट में था तब से 7000 गुना जाता है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट को, जो कि इन पार्टिकल्स को इस स्पीड में कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब बिग बैंग का इससे क्या कनेक्शन है, इससे जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी यूनिवर्स का कोई लॉ टूटता है
यानी हमारे मैथमेटिक्स का कोई लॉ टूटता है तो ये माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का कोई लॉ टूट रहा है, तो कोई अनइमेजिन्ड चीज होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ लाइट, कोई मैटर स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर चला गया। प्लैंक एनर्जी जो कि ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी है, जो कि पूरे यूनिवर्स को एक छोटे से पॉइंट में जितनी एनर्जी ला देने में लगेगी वो एनर्जी है। प्लैंक लेंथ, प्लैंक डेंसिटी, ये सारे जितने भी कांस्टेंट हैं ये बॉर्डर है यूनिवर्स के। और अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी यानी 99.9999% की स्पीड से एक सेकंड में 11,000 चक्कर काट लेगी 27 किलोमीटर वाले सर्कल की, और इस लेवल का कॉलिजन बिग बैंग के तुरंत बाद का मोमेंट डिस्क्राइब करता है। इस टाइम पे क्या हुआ होगा? अगर प्लैंक डेंसिटी को एक जगह कहीं पर रोक दिया जाए तो बहुत सारे यूनिवर्स का बिग बैंग होगा, यानी इन सारे कांस्टेंट से ऊपर जाने वाली कोई भी चीज जो कि यूनिवर्स के लॉस को तोड़ती है वो ब्रह्मांड को रिपीट कर सकती है, उसके सारे स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है, उसे दिखा सकती है। बट यहाँ पर पार्टिकल्स के लेवल पर ये सब सेफ है। कई बार लोगों का आर्गुमेंट भी आया है कि कहीं इससे ब्लैक होल ना बन जाए, बट अगर छोटा सा ब्लैक होल बना भी तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ पे इन पार्टिकल्स का क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे इन्हें टकराया जाता है और फिर इनकी डिब्रीज को इस बड़े बड़े 3-3 मंजिले के डिटेक्टर्स से डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मेनली 4 डिटेक्टर्स का यूज किया जाता है और डिफरेंट एंगल से डिफरेंट साइज के डिटेक्टर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इनकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से इन प्रोटॉन्स का जब टक्कर होता है तो हाई अमाउंट में डिब्रीज निकलती हैं और उसे उसी तरह से इन डिटेक्टर से डिटेक्ट करना होता है। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, यानी बटन दबाया और काम चालू, बटन दबाया वहाँ पे टक्कर होना शुरू हो गई है। ये सारे स्टेजेस बहुत ही स्पीड में होते हैं और इन टक्कर्स में इन डिटेक्टर्स के बाद डिटेक्टेड सारे इमेजेस को एक सॉल्टिंग एल्गोरिदम में उस डेटा को डाल दिया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे टक्कर लगातार हो रहे हैं, दसियों हजार टक्कर लगातार हो रहे हैं। अब बात यह है कि इन डिटेक्टर से डिटेक्ट करने पर बार बार एक ही रिजल्ट आता है, तो सारे इमेजेस को साइंटिस्ट रिसर्च नहीं कर सकते। इसकी वजह से एक सॉल्टिंग एल्गोरिदम डाला गया है जो कि केवल यूनिक इवेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। उन दसियों हजारों टक्करों से निकले हुए यूनिक डेटा को सर्वर में ये एल्गोरिदम सॉल्व करके डालता है, फिर सर्वर में आए हुए डेटा को रिसर्चर रिसर्च करते हैं। बट इस मशीन का अब टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि शुरुआत में हम लोग को होता था कि हम लोग को बहुत सारा डेटा मिलता था, बट अब धीरे धीरे वही चीज़ें बार बार रिपीट होने लगी हैं। बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट से सेम डेटा मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है, तो उसे कोई भी नई चीज़ डिस्कवर होगी ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं है। फिर साइंटिस्टों ने सोचा है कि इस मशीन को अपग्रेड किया जाए, पार्टिकल्स की ल्यूमिनोसिटी बढ़ाई जाए ताकि डिटेक्टर्स बहुत सारे पार्टिकल्स को देख पाएँ। जब पार्टिकल्स की चमक बढ़ेगी तो जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल दिखाई देंगे, और इस चमक को बढ़ाने के लिए सुपर कनेक्टिव मैग्नेट की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि चमक बढ़ाने के लिए वहाँ पे कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है। फिर सुपर कनेक्टिव मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल्स को और भी अच्छे से पकड़ेगा। तो आजकल जैसा होता है कि कई लाख पार्टिकल छोड़ने के बाद कुछ हज़ार ही जाके टकराते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो जहाँ पे अभी 1000-2000 पार्टिकल्स टकरा रहे हैं वहाँ पे हो सकता है 40,000-50,000 पार्टिकल्स टकराने लगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा डेटा मिलेगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और मिलेंगी। डिटेक्टर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा, ज़्यादा पार्टिकल्स के टकराने से ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा चमक बढ़ेगी। यानी खाली सुपर कनेक्टिव मैग्नेट्स को उनकी मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की वजह से बहुत सारे प्लस पॉइंट बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको सुपर कनेक्टिव मैग्नेट के बारे में डिटेल में जानना है तो इन 3 वीडियो को जरूर देखिएगा। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यानी LHC, ये मशीन भी इसी सुपर कनेक्टिव मैग्नेट की वजह से पॉसिबल हो पाई है, तो आपको उसका पूरा साइंस जरूर जानना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन दबाकर चैनल को भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।